हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 4 कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। जैसे आपको पहले बताया है कि इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क की कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कि जब हम दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब सोचोगे कि दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करना क्यों है, ताकि हम इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपकी कंप्यूटर लैब में 10 कंप्यूटर हैं, एक प्रिंटर है। अगर वो स्टैंड अलोन पीसी है तो सिर्फ जिस कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा है सिर्फ वही प्रिंट की कमांड ले सकता है, बाकी कोई नहीं ले सकता। अगर नेटवर्क बना है तो हम किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के कमांड दे सकते हैं, जिससे हमारा काम जो है आसान हो जाता है। आगे है नीड ऑफ नेटवर्किंग, कि नेटवर्क की ज़रूरत क्या है। नेटवर्किंग का मतलब होता है कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग, डाटा का संचार करना और शेयरिंग करना। आजकल हम किसी न किसी तरीके से शेयरिंग भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। जैसे हमारे व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। उसके अलावा वीडियोस भेज रहे हैं, फोटोज़ भेज रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, वॉइस नोट भेज रहे हैं, दैट इज़ शेयरिंग। नेटवर्किंग की मदद से हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और शेयरिंग भी कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कम्युनिकेटिंग यूजिंग ईमेल, वीडियो या इंस्टेंट मैसेजिंग। ईमेल आपके फ़ोन में होती है, आप मेल कर सकते हो। वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हो, जैसे शेयर करते हो लिंक उनके। इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप पे आप चैट करते हो। अदर मेथड शेयरिंग सच है प्रिंटर, स्कैनर एंड फोटोकॉपियर। जैसे अभी मैंने आपको प्रिंटर की एग्जांपल दी है कंप्यूटर लैब में। उसके बाद शेयरिंग ऑफ फाइल्स, कोई फाइल शेयर करनी है, सॉफ्टवेयर शेयर करना है। उसके अलावा अलाउइंग नेटवर्क यूज़र टू इजीली असेस एंड मेंटेन इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन को आसानी से असेस करना है और उसको मेंटेन भी रखना है। अब आगे आता है कि ओएसआई लेयर्स। ओएसआई का पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इस मॉडल को आईएसओ ने 1984 में बनाया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये एक 7 लेयर आर्किटेक्चर है जिसमें हर एक लेयर का अपना काम है। अगर हमने नेटवर्क बनाना है तो पूरा नेटवर्क इन 7 लेयर्स पे बेस है। वो 7 लेयर कौन कौन सी आप देख सकते हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। हर एक लेयर का अपना काम है जब वो नेटवर्क में काम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल लेयर की। जो फिजिकल लेयर है इसका मेन फंक्शन क्या है कि इंडिविजुअल बिट्स को ट्रांसफ़र करना है एक नोड से दूसरी नोड पे। अब नोड का मतलब है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा है वो एक नोड है। एक होता है सर्वर जो सारी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है, लेकिन नोड के बाद अपना कोई भी रिसोर्स नहीं होता। और ये सबसे लोवेस्ट लेयर है नेटवर्क की। और ये क्या करता है कि कनेक्शन बनाती है ये लेयर, उसको मेंटेन करती है और बाद में डीएक्टिवेट करती है। दूसरी है डाटा लिंक लेयर। इसका काम है डाटा फ्रेम्स को ट्रांसफ़र करना बिना किसी गलती के, बिना किसी एरर के। थर्ड है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर एड्रेसेस को मैनेज करती है, क्योंकि जब हम नेटवर्क पे कोई डाटा भेजते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन, तो वो कहाँ से आया कहाँ जाएगा उसको डिसाइड करती है नेटवर्क लेयर। तो इस लेयर पे जो प्रोटोकॉल होते हैं उनको बोलते हैं नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये हमारी चौथी लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करती है कि जो मैसेज आए हैं वो जिस ऑर्डर में आए हैं उसी ऑर्डर में उनको सेंड करना है और उनमें किसी किस्म की डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। इसका काम है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटा को कंप्लीटली ट्रांसफ़र करना, और ये हमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। आगे है सेशन लेयर। जो सेशन लेयर है ये 5th लेयर है, जो मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच सेशन बनाती है और उन जो कनेक्शंस हैं उनको मेंटेन करती है। इसमें 2 प्रोसेस चलते हैं, वो हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। इसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। और इसमें डाटा भेजने के दौरान अगर कोई एरर आ जाता है इन मिडल, मतलब भेजते भेजते, तो ट्रांसमिशन दोबारा चेक होती है। चेक पॉइंट पे जाके अगर कोई एरर आ जाता है डाटा को दोबारा सेंड किया जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन एंड रिकवरी। क्या मतलब है कि अगर
डाटा भेजते भेजते कोई एरर आ जाता है तो ट्रांसमिशन जो है वो दोबारा चेक पॉइंट से सेंड होगी, जिससे डाटा खराब होने का कोई भी चांस नहीं रहता। आगे है प्रेजेंटेशन लेयर। जो 6 लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, इसका काम है सिंटैक्स और सिमेंटिक चेक करना कि जो डाटा भेजा जा रहा है सही जा रहा है और उसका मीनिंग है वो भी बदले ना। सो ये डाटा ट्रांसलेटर का काम करती है। उसके बाद है एप्लीकेशन लेयर, ये लास्ट लेयर है। जो एप्लीकेशन लेयर है ये एक विंडो की तरह काम करती है यूजर के लिए और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है। ये क्या क्या इशू हैंडल करती है, नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्स एलोकेशन एक्सेट्रा। जो एप्लीकेशन लेयर है जो कोई ऐप नहीं है, जो एप्लीकेशन नहीं है, जो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बट इट परफॉर्म्स द एप्लीकेशन लेयर फंक्शंस। दिस लेयर प्रोवाइड द नेटवर्क सर्विस टू एंड यूजर। जितने भी एंड यूजर नेटवर्क में काम कर रहे हैं जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आगे है नेटवर्क डिवाइसेस कि नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं। क्योंकि आपको बताया था कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ दें तो वो क्या बनता है, नेटवर्क। लेकिन कंप्यूटर्स को इकट्ठा आपस में नहीं जोड़ा जा सकता, उसके लिए हमें कोई डिवाइस चाहिए जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, जैसे हब या स्विच। सो पहले बात करते हैं हब की। तो हब के बारे में बताना चाहूंगा कि हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क बनाने के काम आती है। ये एक मल्टी पोर्ट रिपीटर है। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हमने हब में प्रिंटर जोड़ा हुआ है, बाकी कंप्यूटर भी हब के साथ जुड़े हैं। अब इसमें है कि जो मर्जी कंप्यूटर जो प्रिंटर को यूज कर सकता है। अब अलग अलग डिवाइसेज जो वायर्स आएंगी वो हब के साथ जुड़ेंगी। हब डाटा को फिल्टर नहीं कर सकता। हब क्या करती है, डाटा को ब्रॉडकास्ट कर देती है, जिस कंप्यूटर को चाहिए वो उस डाटा को यूज कर सकता है। अब आगे हब की कैटेगरीज हैं। एक होती है एक्टिव हब। जो एक्टिव हब है ये क्या करती है, सिग्नल को रीजनरेट करती है, मतलब सिग्नल को एम्पलीफाई भी करती है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब डाटा ट्रेवल होता है तो सिग्नल वीक पड़ जाते हैं। सो एक्टिव हब सिग्नल को रीजनरेट करती है, उसको बूस्ट करती है, जिससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी डाटा भेजा जा सकता है। पैसिव हब, दीज हब्स आर सिंपली डिस्ट्रीब्यूट द सिग्नल कमिंग फ्रॉम प्रीवियस पोर्ट्स। जो अलग अलग पोर्ट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर जुड़े हैं, उनसे जो डाटा आ रहा है उनको ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन ये ना ही एम्पलीफाई करती है ना ही बूस्ट करती है। आगे है इंटेलिजेंस हब। अब जो इंटेलिजेंस हब है ये हाइब्रिड हब है, मतलब इसमें एक्टिव हब और पैसिव हब दोनों के फीचर्स हैं, जो नेटवर्क को मैनेज करती है एक सेंट्रल लोकेशन से। ये एडमिनिस्ट्रेटर की नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करने में भी और कॉन्फ़िगर करने में भी हेल्प करती है, इसलिए इसको मैनेजेबल हब भी कहा जाता है। आगे है स्विच। अब जो स्विच है ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है और ये भी नेटवर्क बनाने के काम आती है। जैसे हब काम करती है उसी तरह स्विच भी काम करता है, नेटवर्क बनाने के काम आता है। लेकिन जो स्विच है इसकी स्पीड जो है एज कंपेयर टू हब वो ज़्यादा होती है और एक मल्टी पोर्ट ब्रिज की तरह काम करता है। इसमें एक बफर लगा होता है जिसका काम क्या है, ये एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। और इसके अलावा अगर कोई एरर चेकिंग है वो भी डाटा फॉरवर्ड करने से पहले करता है। आगे है राउटर। राउटर भी एक आपकी कह सकते हैं कि नेटवर्किंग या इंटरनेट वर्किंग हार्डवेयर डिवाइस है। ये एक गेटवे का काम करती है नेटवर्क में, जिसका काम क्या है कि डाटा को फ्लो करवाना जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हैं। अब देख सकते हैं कि नीचे राउटर दिख रहा है आपको, और राउटर जो है ये नेटवर्क लेयर में काम करता है। अब देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे हब वाला नेटवर्क है, राइट साइड पे स्विच बेस्ड नेटवर्क है। अब जो राउटर है ये सेंटर में लगा दिया, इसको हब वाले नेटवर्क के साथ भी जोड़ दिया और स्विच वाले साथ भी जोड़ दिया। अब राउटर जो है कि गेटवे की तरह काम कर रहा है, ये दोनों नेटवर्क्स को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। अब राउटर के फंक्शन क्या है, राउटर दो काम करता है, फॉरवर्डिंग और राउटिंग। फॉरवर्डिंग का मतलब क्या है कि जो भी इसको डाटा इनपुट पोर्ट से आएगा या पैकेट्स आएंगे जिनकी हेडर इंफॉर्मेशन चेक करेगा, तो उसके बाद राउटिंग टेबल की हेल्प से डाटा को आगे भेजेगा। अब राउटिंग का काम क्या है कि जो भी पैकेट आया है ये उसको रूट प्रोवाइड करेगा कि बिना किसी लॉस के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एरर के डाटा को आगे फॉरवर्ड करेगा। आगे है रिपीटर। रिपीटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका काम है सिग्नल को रीजनरेट करना, बूस्ट करना, उसके बाद डाटा को ट्रांसमिट करना। क्योंकि कई बार जब डाटा ट्रैवल होता है तो डाटा ट्रैवल करने के बाद जो सिग्नल है वो वीक हो जाता है या करप्ट हो जाता है,
उस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, बूस्ट करना है, उस वीक सिग्नल को बूस्ट करना है, तो उसके लिए रिपीटर यूज होता है। तो रिपीटर एक 2 पोर्ट नेटवर्किंग डिवाइस है। मान लो कि आपके स्कूल में इंटरनेट लगा है, आप किसी दूसरे कमरे में इंटरनेट लेके जाना 100 मीटर पे है, मान लो वाईफाई की रेंज नहीं आ रही, तो हम रिपीटर लगा के उसको रीजनरेट कर सकते हैं। आगे ब्रिज। अब ब्रिज है, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करती है, दो नेटवर्क्स को आपस में, या दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट करती है। ये मैक एड्रेस यूज करती है, इसके बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगा, जो डाटा पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करती है। जैसे ब्रिज का काम होता है कि दो एरिया को आपस में जोड़ना, उसी तरह यहाँ पे ब्रिज का काम क्या है कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स को ये आपस में जोड़ रहा है। इसमें सिंगल इनपुट होती है और सिंगल आउटपुट पोर्ट होती है। आगे है टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। अब ब्रिजेस कितने टाइप के होते हैं? एक होता है ट्रांसपेरेंट बेसिक ब्रिज, ये सबसे सिंपल टाइप का ब्रिज है। एक्चुअली इट ट्रांसपेरेंट और इनविजिबल टू द अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। ये बाकी डिवाइसेस को नेटवर्क में इनविजिबल होता है। इसका काम क्या है? डाटा को ब्रीफली स्टोर करना फॉरवर्डिंग करने से पहले। एक होता है सोर्स राउटिंग ब्रिज। इन these bridges, routing operation performed by source station and the frame specify which route to follow। तो ये देखिएगा कि सोर्स स्टेशन क्या है और बाद में कौन सा रूट फॉलो करेगा डाटा को भेजने के लिए, ताकि डाटा डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। आगे है गेटवे। अब जो गेटवे है ये भी नेटवर्क का एक कंपोनेंट है। इसका काम क्या है कि मान लो वाइड एरिया नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जोड़ना है। लोकल एरिया नेटवर्क वो है, मान लो हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब। अब वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, मान लो इंटरनेट जिसको हम यूज करना चाहते हैं आईएसपी के थ्रू। अब गेटवे क्या करेगा? गेटवे हमें एक ऐसा एरिया प्रोवाइड करेगा जिससे हम अपने कंप्यूटर को अपने लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जोड़ रहे हैं। जो गेटवे है इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं, जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अब जो गेटवे है ये, इसका जो काम है राउटर और स्विच से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। घर पे हम जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, तो हमारा वो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, और जब हमने आईएसपी से इंटरनेट का कनेक्शन लिया है, चाहे फाइबर केबल है या ब्रॉडबैंड है, तो वो आपका काम करेगा वैन का, और बीच में गेटवे काम करता है। आगे है ब्राउटर। अब जो ब्राउटर है ये कॉम्बिनेशन है ब्रिज और राउटर का। इट फंक्शन लाइक ए ब्रिज एंड ए राउटर। ए राउटर कनेक्ट द नेटवर्क विच यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। इसमें अलग अलग तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज होते हैं। इट कैन बी प्रोग्राम टू वर्क ओनली एज ए ब्रिज और ओनली एज ए राउटर। जो दो तरीके से काम कर सकता है, एज ए ब्रिज और एज ए राउटर। आगे है कम्युनिकेशन मीडिया। अब कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब है कि वो मेथड, जब वो मीडियम जिसके थ्रू हम डाटा नेटवर्क में या इंटरनेट पे शेयर कर सकते हैं। ये दो तरह का होता है, गाइडेड और अनगाइडेड। पहले बात करते हैं गाइडेड की। गाइडेड का मतलब होता है वायर्ड और अनगाइडेड का मतलब होता है वायरलेस। सो गाइडेड मीडिया में क्या है कि जो डाटा है उसके लिए वायर्स यूज होती हैं, एक फिक्स पाथ यूज होता है। एग्जाम्पल है कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स। तो इसमें फर्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल आप देख सकते हैं कि आपको राइट साइड पे नजर आ रही है। ट्विस्टेड पेयर केबल में दो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होती हैं जो आपस में ट्विस्टेड होती हैं पैरेलल में। एक वायर का काम डाटा ट्रांसमिट करना होता है, दूसरा का काम होता है ग्राउंड रेफरेंस की अर्थिंग के लिए यूज होती है। अब ये जो वायर्स हैं जी आपस में ट्विस्ट होती हैं, हम देख सकते हैं स्पाइरल शेप में। ये इसलिए ट्विस्ट हैं ताकि क्रॉसटॉक को रिड्यूस किया जा सके और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसको मैनेज किया जा सके। मतलब डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए काम आती है, और लोकल एरिया नेटवर्क में या टेलीफोन केबल में इसका यूज होता है। अब दो तरह की केबल होती है, एक होती है अनशील्डेड, एक होती है शील्डेड। अगर अनशील्डेड की बात करें तो इसमें क्या होता है, दीज आर जनरली कंप्राइज ऑफ वायर्स एंड इंसुलेटर। इसमें वायर्स होते हैं और इंसुलेटर होता है, ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है। एक होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी। इसमें क्या होती है कि अंदर होती तो केबल है, लेकिन उसके ऊपर एक मैश भी चढ़ी होती है, जाली भी चढ़ी होती है, ताकि इंटरफेरेंस को रोका जा सके। अब एडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, ये सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा यूज केबल है। और इसका पहला बेनिफिट क्या है कि ये एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल के लिए यूज होती है। दूसरा, ये एक सस्ती केबल है जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होती है। तीसरा कि अगर कोई नेटवर्क, कोई एक पार्ट
नेटवर्क का खराब हो गया है, तो ये बाकी नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं डालेगी, वहीं पे इफेक्ट होगा जहाँ पे केबल खराब हुई है। अब लिमिटेशन क्या है? सिग्नल कैन नॉट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट रिपीटर्स। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा भेजना चाहते हो तो डायरेक्टली नहीं भेज पाओगे, स्पीड कम हो जाएगी, सिग्नल फेंट हो जाएगा, उसके लिए रिपीटर यूज होंगे। इसमें एरर रेट हाई है और इसके अलावा ये बहुत पतली होती है जिसके कारण टूटने का ज़्यादा खतरा रहता है और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। आ गया कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आप देख सकते हैं सामने दिख रही है, इसमें एक सिंगल कॉपर वायर है, उसके ऊपर एक मोटा प्लास्टिक चढ़ा जिसको इंसुलेशन बोलते हैं, उसके बाद ऊपर मैश चढ़ी है, जाली चढ़ी है जिसको कॉपर मैश बोलते हैं, और उसके ऊपर आउटसाइड इंसुलेशन चढ़ी है, एक और मोटी प्लास्टिक की परत चढ़ी है। आपके घर पे जो केबल टीवी नेटवर्क है उसमें यही केबल यूज होती है। और जो ये केबल है आप देख सकते हैं कि इसको हम बताया मैंने कि टीवी पे और लैन में यूज कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? नो इफेक्ट ऑन सिग्नल्स और डिस्टर्बेंस फ्रॉम आउटर साइड। बाहर से कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव प्लास्टिक चढ़ा होता है और ये दोनों एनालॉग डिजिटल डाटा के लिए यूज होती है और इसको इंस्टॉल करना मेंटेन करना आसान है। आगे लिमिटेशन क्या है? ये केबल महंगी होती है एज कम्पेयर टू ट्विस्टर पेयर केबल, और ट्विस्टर पेयर केबल के साथ ये कंपेटेबल नहीं है और इसको आसानी से बेंड भी नहीं किया जा सकता और इंस्टॉल करना भी डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर है ये एक गाइडेड मीडिया है। इसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो ग्लास के बने होते हैं और इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है और जहाँ शील्डेड होते हैं। इसका काम क्या है कि डिजिटल डाटा को भेजना हो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो इसमें जो सिग्नल है वो लाइट की फॉर्म में जाते हैं, जबकि अगर बात करें कोएक्सियल केबल की या ट्विस्टेड पेयर की तो उसमें इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में डाटा जाता है। इसमें एलईडी और जहाँ एलईडी यूज होती है, एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड्स और लेजर डायोड्स, क्योंकि जो लाइट की स्पीड से जब डाटा जाता है वो काफ़ी स्पीड से जाता है। जो एक ऑप्टिकल फाइबर है उसका साइज है या कह सकते हैं कि हमारे बाल के जितने पतले होते हैं, लेकिन इसके थ्रू काफ़ी फास्ट स्पीड से डाटा है वो जा सकता है। अब इसमें 3 लेयर्स होती है। एक होती है कोर मेड ऑफ हाई क्वालिटी सिलिका ग्लास और प्लास्टिक, उसके बाद क्लैडिंग मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास और प्लास्टिक, उसके बाद उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवर चढ़ा होता है जिसको बोलते हैं बफर। तो बताना चाहूँगा कि जो ऑप्टिकल फाइबर है ये आजकल हाई स्पीड इंटरनेट के लिए यूज़ हो रही है, जैसे फाइबर नेट जिसको बोलते हैं, जियो फाइबर, बीएसएनएल फाइबर, नेट प्लस फाइबर। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? वन सिंगल मोड फाइबर कैन रिप्लेस ए वायर मोड ऑफ हैवी एंड लार्ज कॉपर। तो एक सिंगल मोड जो फाइबर है वो जो आपकी एक बड़ी मोटी केबल है या लार्ज कॉपर है उसको रिप्लेस करती है, और दूसरा इसमें बैंडविड्थ ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल और नॉइसी एरिया में ये सूटेबल है। और अगर आपने डाटा सिग्नल्स बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजने हैं तो बहुत ही स्पीड से इसमें डाटा जाएगा बिना किसी वीकनेस के। आगे है लिमिटेशन। जो ऑप्टिकल फाइबर है जो महंगी होती हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा पॉलिश करना पड़ता है ताकि इसके थ्रू लाइट पास की जा सके कम से कम डाटा लॉस करके। और जो लाइट वेव्स है यूनिडायरेक्शनल होती हैं, सो 2 फ्रिक्वेंसीज आर रिक्वायर्ड, और जब इसमें आपने फुल डुप्लेक्स मोड में इसको यूज़ करना है तो 2 फ्रिक्वेंसी शेयर करनी पड़ेगी। आगे है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया का मतलब होता है वायरलेस मीडिया जिसमें तारों का प्रयोग ना हो और हवा के थ्रू जो सिग्नल है वो सेंड किए जा सकें, जैसे इंफ्रारेड, एनएफसी, ब्लूटूथ, वाईफाई, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट। पहले बात करते हैं आईआर की जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड। ये एक वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी है जो शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होती है। जैसे बात करें तो हमारा जो टीवी का रिमोट है वो आईआर में आता है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? जैसे रिमोट कंट्रोल आपको बताया टेलीविज़न का, या कोई स्टीरियो का, या कोई हो अदर होम अप्लायंसेस, वायरलेस लैन, वायरलेस मॉडेम, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जो वायरलेस होते हैं, या फायर डिटेक्टर, इनके लिए जो आईआर है वो यूज़ होता है। इसके अलावा नाइट विजन सिस्टम, इंटरनेशनल डायरेक्शन सिस्टम और मोशन डिटेक्टर्स। आगे नेक्स्ट है एनएफसी, इसका पूरा नाम है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है। ये एक कॉन्टैक्टलेस टेक्निक है जैसे ब्लूटूथ होता है।
ये आजकल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम में भी यूज़ हो रहा है। मान लो आपके पास कार्ड है, वाईफाई कार्ड है, आपको मशीन पे स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन के पास लेके जाओगे, ऑटोमेटिकली जो ट्रांजैक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा एनएफसी टैग और कार्ड्स भी आपको बताया ये होते हैं। जब ये डिवाइस के पास जाता है, डिवाइस इसको आसानी से डिटेक्ट कर लेता है और जो भी कार्ड में आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, चाहे पेमेंट करनी है, वो भी आप कर सकते हो। जो मशीन इसको रीड करती है वो एक इनपुट का काम करेगी और जो स्मार्टफोन आपका है वो एनएफसी का काम करेगा। आगे है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आपके फ़ोन में भी होता है, आप यूज़ करते हो, आइकन ऊपर बना होता है। ये भी एक रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है कि अगर कम डिस्टेंस पे कोई डाटा आपने शेयर करना है, आप वो कर सकते हो। इसके अलावा अपने जो आपका ब्लूटूथ वाले हेडफोन है वो अटैच कर सकते हो, बट इसमें आपको पेयरिंग करनी पड़ती है। जब आप पेयरिंग करते हो, जैसे करते हो, कई बार कोड मांगता है, तो उसके बाद आपका कनेक्शन है इनिशिएट हो जाता है और दो डिवाइसेस आपस में जो इंटरकनेक्ट है वो हो जाती है। आगे वाईफाई। वाईफाई भी आपने अपने फ़ोन में देखा होगा। इसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। ये भी एक पॉपुलर वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। आप कैसे यूज़ करते हो, कई बार मान लो आपका नेट पैक खत्म हो गया है, आप अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को बोलते हो कि अपना हॉटस्पॉट ऑन कर, मैंने नेट यूज़ करना है। तो इस तरह आप अपने फ़ोन पे वाईफाई यूज़ कर लेते हो। इसी तरह अगर आपके घर पे मॉडेम लगा है, मतलब इंटरनेट कनेक्शन लगा है, फाइबर कनेक्शन लगा है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा है, तो तब भी आप वाईफाई का पासवर्ड डाल के अपने फ़ोन पे इंटरनेट अटैच कर सकते हो। आगे है रेडियो वेव्स। ये जो रेडियो वेव्स हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, जैसे टेलीविज़न, मोबाइल या रेडियो में। ये डिवाइसेस क्या करती हैं, रेडियो वेव्स रिसीव करती हैं और उसके बाद उसको मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करके आगे स्पीकर को भेज के साउंड क्रिएट करती हैं और इसकी जो स्पीड है हर्ट्ज में मापी जाती है, जिसको एक्सिएट सिंबल दिया जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि रेडियो वेव्स आर यूजुअल मल्टीकास्टिंग इन केस वेयर वन सेंटर बट हैव मैनी रिसीवर। ये वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे एक सेंटर और मल्टीपल रिसीवर्स हैं। इसके अलावा जो एफएम रेडियो आपका कोर्डलेस फ़ोन है ये उसमें यूज़ होता है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर मौसम ख़राब हो गया है तो उस केस में रेडियो वेव्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, सिग्नल नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा अगर 2-3 तरह की अलग-अलग जगह से रेडियो वेव्स आ रही हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे, उस टाइम पे आपस में इंटरफेरेंस कर सकती हैं। ये इसकी लिमिटेशन है। आगे है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव भी आजकल काफ़ी यूज़ हो रही है। तो आपने देखा होगा कि अगर आपके घर पे माइक्रोवेव है तो उसमें हम क्या करते हैं, खाना गर्म करते हैं या खाना बनाते हैं, पिज़्ज़ा गर्म करते हैं, पैटीज़ गर्म करते हैं, तो दैट इज़ माइक्रोवेव। तो इसमें 2 तरह के कहते हैं हमारे पास सिग्नल होंगे, एक होते हैं टर्रेस्ट्रियल माइक्रोवेव, एक होते हैं सैटेलाइट माइक्रोवेव। तो पहले माइक्रोवेव की एप्लीकेशन की बात करते हैं कि ये कहाँ यूज़ होती है। जो माइक्रोवेव्स है ये यूज़ होती है व्हेन वन टू वन कम्युनिकेशन होती है सेंडर और रिसीवर के बीच, जैसे सेलुलर फ़ोन, सैटेलाइट नेटवर्क या वायरलेस लैन। आगे एडवांटेजेस हैं। माइक्रोवेव जो हैं ये सस्ते होते हैं, इसके लिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसका टावर लगा के सिग्नल भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा ये सस्ते पड़ते हैं एज कम्पेयर टू केबल्स और इसकी जो कम्युनिकेशन है वो आसान होती है। आगे डिसएडवांटेजेस, इसकी जो बैंडविड्थ है वो लिमिटेड होती है और अगर कोई एनवायरनमेंट में चेंज होती है, जैसे बारिश है या हवा चल रही है, कोई तूफान है, तो उस केस में जो सिग्नल है वो इंटरप्ट हो सकते हैं और डाटा को खराब कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीएमडब्ल्यू की, टर्रेस्ट्रियल माइक्रोवेव। इसमें क्या है कि जो सिग्नल है वो 2 माइक्रो स्टेशंस पे भेजे जाते हैं, मतलब एक दोनों टावर इसमें जो हैं वो ज़मीन पे ही होंगे, ग्राउंड लेवल पे होंगे, अर्थ पे ही होंगे, जिससे हम लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा भेज सकते हैं, जैसे मान लो मोबाइल के टावर, रेडियो के टावर। आगे सैटेलाइट माइक्रोवेव। सैटेलाइट माइक्रोवेव में क्या है कि इसमें सेटअप जो है वो 2 सेटअप तो ग्राउंड पे लगते हैं, एक सेंटर वाला और एक रिसीवर वाला। लेकिन जब सिग्नल भेजने हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे तो इसमें एक सैटेलाइट सेट किया जाता है जो धरती से नियर अबाउट 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर ऊपर सेट किया जाता है, जिससे जो सिग्नल है आसानी से भेजे जा सके। जैसे मान बात करते हैं स्टार प्लस, वो कहता है बहुत ज़्यादा देशों में काम करता है, तो स्टार प्लस ने या जो बाकी चैनल्स हैं उन्होंने अपने सैटेलाइट लगाए हुए हैं, जिनका काम क्या है कि आगे सिग्नल आगे भेजना अलग अलग देशों को, जहाँ उन लोगों को जिन्होंने
उनका कनेक्शन लिया हुआ है। जैसे D2H, घर पे आगे आपकी डिश लगी है तो वो भी आपका सैटेलाइट माइक्रोवेव ही यूज होगा। आगे है एडवांटेजेस कि जो आपका सैटेलाइट माइक्रोवेव है ये बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर करता है, मतलब कई देश। इसके अलावा ये रेडियो, टीवी सिग्नल, ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है और मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए। और इसके जो लिमिटेशन है वो क्या है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च करना बहुत ही मुश्किल काम है और महंगा काम है। और जब मौसम खराब हो तो उस केस में जो ट्रांसमिशन है खराब हो सकती है। आगे है कम्युनिकेशन मोड्स। कम्युनिकेशन मोड को ट्रांसमिशन मोड भी बोला जाता है। इसमें जो डाटा है वो सेंड किया जाता है लिंक्ड डिवाइसेस के अंदर एक नेटवर्क में। ये 3 मोड होते हैं, सिंपलेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। पहले बात करते हैं सिंपलेक्स मोड की। सिंपलेक्स मोड में जो डाटा है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब जो डाटा है सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जा सकता है। सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है लेकिन रिसीवर वापस रिप्लाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेलीविजन, रेडियो, आप टेलीविजन पे प्रोग्राम देखते हो, सेंडर टेलीविजन पे प्रोग्राम भेज रहा है लेकिन हम उसका रिप्लाई नहीं कर सकते। इस टाइम रेडियो और आपका जो टीवी का रिमोट है वो भी एक किस्म का क्या है, सिंपलेक्स कम्युनिकेशन या सिंपलेक्स मोड। एडवांटेजेस क्या है? इन दिस मोड द स्टेशन कैन यूटिलाइज द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। इसमें क्या है कि जो स्टेशन है, सेंडर है, अपनी पूरी कैपेसिटी यूज कर सकता है। और लिमिटेशन क्या है कि इसमें 2 वे एक्सचेंज डाटा पॉसिबल नहीं है क्योंकि डाटा यूनिडायरेक्शनल है। आगे हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड को सेमी डुप्लेक्स मोड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि डाटा 2 डायरेक्शन तो होता है लेकिन एक टाइम पे एक पर्सन ही डाटा भेज सकता है। पहले सेंडर डाटा भेजेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, उसके बाद रिसीवर डाटा भेजेगा, सेंडर रिसीव करेगा। मतलब एक बार सेंडर रिसीवर का काम कर रहा है, एक बार रिसीवर सेंडर का काम कर रहा है। दोनों एक टाइम पे आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी, जैसे हमारे पुलिस कर्मचारी हैं वो वॉकी टॉकी यूज करते हैं आपस में कम्युनिकेशन के लिए, कि पहले एक पर्सन बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है, पहला सुनता है। आगे है एडवांटेजेस ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। कहता है हाफ डुप्लेक्स मोड में जो पूरी कैपेसिटी है चैनल की वो यूटिलाइज होती है कि 2 डिवाइसेस एक टाइम पे कम्युनिकेट कर रही हैं। और लिमिटेशन क्या है कि इसमें डाटा में डिले हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहले एक पर्सन बोल रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है। अब फर्स्ट वाले को वेट करनी पड़ेगी तब तक जब तक उसका मैसेज पूरा चला नहीं जाता। उसके बाद है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में जो डाटा है ये बाई डायरेक्शनल होता है कि दोनों डायरेक्शन में जो डाटा है एक ही टाइम पे शेयर किया जा सकता है और दोनों सेंडर और रिसीवर एक ही टाइम पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पे हम 2 लोग इकट्ठे बात कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो वीडियो कॉल कर की है तो वो भी एक क्या है, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन या मोड। आगे है एडवांटेज फुल डुप्लेक्स के। बेनिफिट ये है कि एक टाइम पे दोनों सेंडर और रिसीवर डाटा भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, जिससे पूरी कैपेसिटी यूज होती है। और दूसरी इसमें लिमिटेशन की बात करें अगर, तो इसमें जो कम्युनिकेशन चैनल है उसकी बैंडविड्थ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सो दोनों में डेडिकेटेड पाथ चाहिए जब कम्युनिकेशन करनी हो। आगे है नेटवर्क शेयरिंग। नेटवर्क शेयरिंग नेटवर्क की एक एडवांटेज है। इसका मतलब है कि नेटवर्क के थ्रू हम जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फोल्डर है, मीडिया, उनको आसानी से शेयर कर सकते हैं। अगर हम स्टैंड ऑन पीसी की बात करें तो स्टैंड ऑन पीसी में रिसोर्सेज शेयर नहीं किए जा सकते। नेटवर्क में सर्वर पे हम जो डाल देंगे बाकी रिसोर्सेज उसको शेयर कर सकते हैं। आगे प्रिंटर शेयरिंग। प्रिंटर शेयरिंग मतलब कह सकते हैं कि हार्डवेयर शेयरिंग है। कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि नेटवर्क में अगर हमारे पास 10 कंप्यूटर लगे, हम किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के प्रिंटर लगा दें हब के साथ या सर्वर के साथ, तो बाकी सारे कंप्यूटर इसको शेयर कर सकते हैं। मतलब आपने स्कूल के कंप्यूटर लैब में देखा होगा कि आपके टीचर कंप्यूटर लैब में काम कर रहे हैं, वो पहले कंप्यूटर पे बैठे हैं या दूसरे पे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे पे बैठे हैं, वो कहीं भी बैठ के अगर कमांड दे रहे हैं तो प्रिंटर को कमांड जा रही है, तो दैट इज प्रिंटर शेयरिंग। तो प्रिंटर को शेयर कैसे करेंगे? आपने सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करना है, तो उसमें डिवाइसेज है, प्रिंटर ओपन करना है। ये देख सकते हो डिवाइसेज एंड प्रिंटर पे जब हम जाएंगे तो उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है उस प्रिंटर पे जिसको आप शेयर करना चाहते हो। तो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी लाइक दिस। तो अगर प्रिंटर का नाम आ जाएगा शेयर नेम, उसके बाद शेयर दिस प्रिंटर। तो शेयर प्रिंटर करने के बाद आपने ओके कर देना है। अगर आप नेटवर्क में हो तो प्रिंटर शेयर हो जाएगा और जो भी
यूजर कंप्यूटर नेटवर्क पे काम कर रहा है तो वो अपने कंप्यूटर पे बैठ के प्रिंटर की कमांड दे सकता है। आगे है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंटरनेट में यूज होते हैं या नेटवर्क में यूज होते हैं डाटा कम्युनिकेशन के लिए। जैसे हमने ओएसए मॉडल पढ़ा था, उसी तरह एक मॉडल होता है टीसीपी/आईपी। इसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें लेयर प्रोटोकॉल यूज होते हैं जो इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के काम आते हैं। टीसीपी/आईपी मॉडल में 4 लेयर्स हैं, जैसे आपने ओएसए मॉडल में 7 लेयर्स पढ़ी थी। एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल HTTP और FTP यूज होते हैं। HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि जब हमने किसी वेबसाइट को ओपन करना है, और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब किसी फाइल को डाउनलोड या अपलोड करना है। आगे ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, इसका काम क्या है कि डाटा को डाटाग्राम्स की फॉर्म में सेंड करना है टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। तो ये क्या करता है, डाटा को ब्रेकअप कर देता है क्लाइंट साइड पे, और उसके बाद जब सर्वर पे पहुंचता है तो पूरे डाटा को रीअसेंबल कर देता है, एक ऑर्डर में कर देता है। आगे है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम क्या है कि ये आईपी को यूज करती है इंटरनेट प्रोटोकॉल को इस लेयर में। इसमें क्या होता है कि हर मशीन जो है वो कनेक्ट होती है इंटरनेट के साथ, और उसको एक एड्रेस मिलता है जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस, ताकि सोर्स और डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई किया जा सके। चौथी लेयर है डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर का काम क्या है कि डाटा को ट्रांसमिट करना है विद इन ए फिजिकल नेटवर्क लिंक। ये सबसे ज्यादा रिलायबल सिस्टम है डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजने के लिए। अब बात करते हैं एफटीपी की। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि अगर आप इंटरनेट पे फाइल भेजना चाहते हो, अपलोड करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो उसके लिए एफटीपी यूज होगा। उसके बाद है ट्रिपल पी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये एक डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है जिसका काम क्या है कि टीसीपी आईपी के थ्रू ट्रैफिक ओवर सीरियल कनेक्शन, जैसे टेलीफोन लाइन पे डाटा भेजते हैं उसके लिए पीपीपी यूज होता है। अगर आप घर पे इंटरनेट कनेक्शन लिया टेलीफोन लाइन के थ्रू तो उस टाइम पे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज होगा। आगे एसएमटीपी, इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये यूज होता है ईमेल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। ये लिमिटेड है किसके लिए, इसमें जब आप किसी को मेल भेजते हो तो मैसेज क्यू में लग जाता है रिसीविंग एंड पे, और इसमें 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक POP3 जिसको पोस्टल प्रोटोकॉल 3, और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो आगे इसकी बात करते हैं। POP का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसका काम क्या है, ये मेल्स रिसीव करने के काम आता है रिमोट सर्वर से लोकल क्लाइंट पे। जैसे मान लो हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, ये आपने एक चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दी, मान लो दिल्ली आपने चिट्ठी भेजनी है, वो क्या चिट्ठी है वो सीधी दिल्ली नहीं पहुंचेगी, वो उनके कन्वेंस के थ्रू, जिसके थ्रू भी लेटर जा रही है, अलग अलग स्टेशन से होती हुई डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। तो सेम काम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का, कि जब हमारी मेल एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ट्रेवल करेगी तो उस टाइम पे POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है वही यूज होगा। और जो IMAP है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी एक मेल प्रोटोकॉल है जो ईमेल को असेस करने के काम आता है रिमोट सर्वर से किसी लोकल क्लाइंट पे। जितने भी आजकल आपके मॉडर्न ईमेल क्लाइंट वेब सर्वर है उन पे ये प्रोटोकॉल यूज होते हैं IMAP और POP3। आगे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल ईमेल के लिए यूज नहीं होता, जैसे पीछे हमने ईमेल के लिए पढ़े हैं, ये प्रोटोकॉल यूज होते हैं किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए। हमने लिखा है www.google.com, लेकिन उसके लेफ्ट साइड पे अपने आप ही HTTPS लिखा आ जाता है, क्योंकि आजकल जो प्रोटोकॉल चलता है वो चलता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। पहले चलता था HTTP, इसको कह सकते हैं कि किसी वेब पेज को अपने ओपन करना है, वेबसाइट ओपन करनी है तो उसके लिए HTTP प्रोटोकॉल यूज होगा। आगे है नेटवर्क कंपोनेंट एड्रेसेस। इसमें फर्स्ट है मैक एड्रेस, इसका पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो मैक एड्रेस क्या है कि एक हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हर मशीन को, हर कंप्यूटर को, डिवाइस को ऑनलाइन डिटेक्ट करता है। जब भी कोई मशीन बनती है, कंप्यूटर बनता है, तो उसको एक एड्रेस मिल जाता है उसके ईथरनेट कार्ड के थ्रू या वाईफाई के थ्रू, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। अब पूरे वर्ल्ड में हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स हैं जिनके अलग अलग यूनिक मैक एड्रेस है जो नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं।
और इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो कि इसमें कार्ड में एड्रेस है 00:0:0:A::BB:20 मतलब कोई भी यूनिक एड्रेस इसमें हो सकता है जो नेटवर्क ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। अब आगे है आईपी एड्रेस। इसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आपकी कोई भी मशीन है जो नेटवर्क में है, चाहे आपका मोबाइल भी है, अगर वो इंटरनेट के साथ जुड़ा है तो उसको एक आईपी एड्रेस मिल जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब आईपी दो तरह के होते हैं, IPv4 और IPv6। जो IPv4 है इसमें 32 बिट्स होती हैं जिसका यूनिक एड्रेस होता है नेटवर्क में, और जो IPv6 है इसमें 128 बाइनरी बिट्स होते हैं यूनिक एड्रेस के लिए। आगे इस चैप्टर के पॉइंट्स टू रिमेंबर है, आप देख सकते हैं ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है। इन पॉइंट्स को भी आपने अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आप जो सिलेबस है आपका वो पूरा पेपर में आएगा, क्योंकि सिर्फ नोट्स पे डिपेंड होकर काम नहीं चलेगा। इसलिए आपने इन पॉइंट्स को भी अच्छी तरह रिवाइज कर लेना जो बुक की बैक एक्सरसाइज में दिए हैं, नहीं तो आप इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हो, अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हो। ये देख सकते हैं कि टोटल 20 पॉइंट्स हैं। इसके बाद इस चैप्टर के आप देख सकते हैं कि हमारे पास MCQ हैं। MCQ हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद फुल फॉर्म्स हैं, तो आप +2 क्लास की जब प्लेलिस्ट खोलोगे उसमें आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद पार्ट बी जो है इसमें आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद जो 5 हैं ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं। इनकी वीडियो हमें यूट्यूब पे सिंपल लैंग्वेज में अपलोड की हुई है, तो आप इन्हें देख सकते हैं प्लेलिस्ट ओपन करके। तो अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए यूज़र हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।